हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग एक बहुत ही एक खास एक इंपॉर्टेंट बायस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये बायस का ये सिचुएशन है कि सोचो अगर आप एक बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में, आपका एज है बिटवीन 20 एंड 25। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे जेनेरिक एक एजम्पशन यही ले सकते हैं कि लाइक आपका कैपिटल बेस कम होगा। 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख के आसपास के पास आपका कैपिटल होगा। तो जनरली क्या मैंने देखा है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं ये वाले ग्रुप में बिटवीन 20 एंड 25 के बीच में, विथ लेट से लो कैपिटल, उनको हमेशा यही लगता है कि सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही पैसा बनता है। ठीक है, मतलब अगर आप उनको जाके ये बोलोगे कि लाइक तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स होना चाहिए, देयर आंसर विल बी 2, 3 और 4। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं उसको 2 स्टॉक में डालूंगा, 5 लाख 5 लाख करके, और फिर उसके बाद दो ही स्टॉक लेट से आज 10x करके बन जाएगा। तो मेरा 5 लाख, दो 5 लाख बन जाएगा, दो 50 लाख, और मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। अब क्या होता है ना, थियोरेटिकली दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब एक एब्सोल्युटली इट मेक्स सेंस ना, कि आपका अगर पूरा पैसा एक कंपनी में रखा, ठीक है, और वही कंपनी पूरा चल गया, तो आप तो एकदम करोड़पति बन जाओगे फ्रॉम अ लो बेस कैपिटल। ठीक है, ये वही वाला पॉइंट हो गया। सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं, ये आप तभी बोल सकते हो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये थियोरिटिकली सही है, प्रैक्टिकली सुनने में सोचने में भी सही है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते हो इसका। सिंपल सी पॉइंट है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि 50% लेके 2 स्टॉक में डालोगे और आप 10x और 50x दोनों बन जाएगा, ऐसे प्रैक्टिकली मतलब स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल क्या है। सोचो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्रिकेट के एनालॉजी लेके बात करता हूं, ठीक है। लेट्स गो बैक टू 1983। तो 1983 में सचिन रमेश तेंदुलकर बोल के एक बंदा था जो 10 साल उम्र के था। ठीक है, उस टाइम पे लेट से मुंबई में कोई भी आप ग्राउंड में जाओगे तो आप देखोगे ऐसे 8 साल और 10 साल और 15 साल के बहुत छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे, राइट। तो बेसिकली क्या है, आज अगर मैं आपको बोलता इन इन 2024 में बैठ के कि भाई आप मुझे बताओ कि 1983 में अगर आपको एक बच्चे पे पैसा डालना था कि वो इंडिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर बनेगा, तो आप मुझे क्या बोलते, इजी, सचिन तेंदुलकर में डाल दो, राइट। लेकिन 1983 में जब लाखों करोड़ों बच्चे, ठीक है, आज आज मुंबई के हजारों ये जो छोटे छोटे ग्राउंड्स में खेल रहे थे, आपको कैसे पता होता कि वो तेंदुलकर बड़ा होके ये तेंदुलकर बनेगा। तो यही प्रॉब्लम होता है आपका ये जो कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम में। मतलब अगर आपने लेट से 10 लाख से चालू किया और 5 लाख 10 लाख पूरा ही एक स्टॉक में डाल दिया, मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि वो कंपनी आगे बड़ा होके सचिन तेंदुलकर बनेगा। अब ये बताओ व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी। मतलब सोचो उस दिन 1983 के लेट से 1 जनवरी में, ठीक है, आप लेट से आप मुंबई में गए, आप लेट से 10 पर्टिकुलर क्रिकेट ग्राउंड्स में गए, उसमें लेट से आप देखे 600 800 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक था तेंदुलकर। तो अभी लॉजिकली सोचो, दूसरा सोचो, एक था तेंदुलकर, दूसरा सोचो विनोद कांबली, और बाकी 598 और बच्चे खेल रहे हैं। अभी लॉजिकली मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, कि वहां पे अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है, आप में से कितने लोग सिर्फ तेंदुलकर और कांबली को चुनते, है ना। क्या पता उस टाइम पे तेंदुलकर और कांबली से कुछ अप्रोक्सीमेटली और 50 बच्चे जो उस दिन लेट से बेटर बैटिंग कर रहा था इन दोनों से, करेक्ट हो ही सकता है ना, क्योंकि 9 10 11 साल की उम्र में क्या आप लोगों का पीक परफॉर्मेंस कैलकुलेट करोगे। तो आप तो जाके कोई दूसरे बंदे को, दूसरे जो दो बच्चों पे पैसा डालते, और क्या पता आज एक बच्चा बैंक बैंक में काम कर रहा है, या फिर दूसरा बच्चा आप देखोगे कोई सरकारी कंपनी में काम कर रहा है, तो आपका तो गया। तो देखो ये एग्जाम्पल लगता है थोड़ा स्टूपिड, बट एक्चुअली बहुत इसका मीनिंग है। मीनिंग मैं यही बोलने का कोशिश करता हूं कि आज आप जो भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हो ना, वो एक 10 साल का तेंदुलकर की तरह है, ठीक है। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि वो बड़ा होकर तेंदुलकर ही बनेगा, है ना। कितने सारे लोग हैं, मतलब मैं इंडियन क्रिकेट का एक और एग्जांपल लेके बोल सकता हूं। आप इस पृथ्वी शॉ को ही देख लो, 3 4 साल पहले सब तो ये बोल रहा था कि वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का मिक्सचर है पृथ्वी शॉ, ठीक है। तो उस टाइम से लेके आज 3 साल के बाद आई थिंक इस बार का जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ, उसमें से तो बेचारे को कोई टीम नहीं लिया। तो मतलब क्या, फ्रॉम बीइंग अ तेंदुलकर, फ्रॉम बीइंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब प्रोडिजी से, मतलब अगला तेंदुलकर लाड़ा का मिक्सचर बनेगा, से अगले 2 साल के अंदर अब देखोगे कोई टीम उसको भाव ही नहीं दे रहे, राइट। इंडियन टीम से तो वो कब से निकल गया, फिटनेस का इशू आ गया, डाइट पे उसका क्वेश्चन आ रहा है। तो बेसिकली मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि जो लोगों को लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएगा बिकॉज वो बिगिनर है, उनको बहुत लकी होना पड़ेगा। मतलब उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज मोर देन 99.9%, ये बोल सकता हूं।
हाँ थोड़ा बहुत चांस है कि मतलब लेट से आज आपने पूरा 10 लाख रुपए एक स्टॉक में डाल दिया और लेट से वो बगला मतलब वो बन गया अगला तेंदुलकर टाइप का प्लेयर। लेकिन मेजोरिटी टाइप सिचुएशन में यही होगा कि वो पृथ्वी शॉ बन जाएगा या कोई ऐसा बंदा होगा जो लेट से फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट से ही निकल जाएगा। ठीक है, सो ये बनता है पहला वाला प्रॉब्लम। अब कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। और प्रॉब्लम के बारे में ये होता है कि जितना आप कम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखोगे उतना आप रिसर्च भी कम करोगे। बिकॉज देखो बात यही पे आता है कि अगर आप जर्नी चालू कर रहे हो, यू नीड टू लर्न मोर, राइट? यू नीड टू लर्न as much as possible from companies across as many sectors। जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना आपको ज्यादा मौका मिलेगा, है ना? मतलब ये वही वाला मुंबई का सोचो, मतलब आप जितने बच्चों का बैटिंग देखोगे उनमें से आपको समझ में आएगा कि अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे में डिफरेंस क्या है। तो आपका एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन से बच्चे सीरियसली बैटिंग कर रहे हैं और कौन से बच्चे ऐसे हंसी मजाक में या फिर अपने मम्मी पापा उसको मार मार के ग्राउंड में भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या है, एज अ बिगिनर योर फोकस हैज टू बी ऑन इक्विटी रिसर्च। बिकॉज जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा और फिर आपको उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना पड़ेगा, रादर देन थिंकिंग कि मेरा तो छोटा कैपिटल है, बड़ा बनने के लिए मुझे एक ही स्टॉक कर देगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज क्या मैंने देखा है कि जो लोग ये कंसंट्रेशन का मेंटालिटी में रहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, वो लोग बहुत इग्नोरेंट भी होते हैं और वो लोग क्या करते हैं ना, वो स्टॉक्स का सपोर्टर बन जाता है। स्टॉक्स का सपोर्टर का मतलब है कि सोचो अगर आपने लेट से अपने नेटवर्थ का 40% एक स्टॉक में डाल दिया, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक के कंसंट्रेशन से ही पैसा बनता है, डाइवर्सिफिकेशन से लेट से नहीं बनता है। मतलब आपने लेट से कोई किताब विताब पढ़ लिया या मीडिया ड्रिवन कोई गुरु से आपने सुन लिया। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आपसे उसके बाद उस स्टॉक में लेट से आपका इतना बड़ा पैसा है, उसके बाद लेट से उस कंपनी का ग्रोथ चली जाती है, उसके बाद लेट से उस कंपनी जिस सेक्टर में है उसमें बहुत सारे हेडविंड्स आने लगता है, आप क्या करोगे? आप अंडर परफॉर्म करोगे और उसको बेचोगे नहीं। बिकॉज क्या है ना, आपका बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, आप अपने पूरे मतलब से फॉर एग्जांपल अपना पूरा थ्योरी इस पे लगाया था कि ना मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो जब वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा तो आप क्या करने लगोगे पता है? ये आप आपका टाइम होराइजन को एक्सटेंड करने लगोगे। यू वुड से टेल द वर्ल्ड के लिए अरे ठीक है अंडर परफॉर्म 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहा है, मेरा तो 10 साल का होराइजन है, मेरा तो 30 साल का होराइजन है। इसका मतलब ये तो वही वाला पॉइंट हो गया कि आज कोई भी आईपीएल टीम पृथ्वी शॉ को वापस ले ले ये सोच के कि बंदा तो 24-25 साल का है, ये तो तेंदुलकर बन ही जाएगा। अब लेट से पृथ्वी शॉ और 5 साल नहीं खेला तब भी कोई टीम उसको बार बार चांस दिए जा रहा है। क्यों? बिकॉज उनके दिमाग में ऑलरेडी है कि ये तो तेंदुलकर ही बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपका? लेकिन ऑन दी अदर हैंड लेट से अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो तो आपका माइंड यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने लगेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब तब आप सोच पाओगे हाँ भाई इसको बेच के मैं कहीं और जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं हो, ठीक है, वही 2-4 कंपनी के बारे में पढ़ते हो और लेट से फॉर एग्जांपल उनका सपोर्टर बन जाते हो, तब आप क्या देखोगे कि जब वो स्टॉक्स काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? जब वो कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तब आप नाक कान एकदम बंद करके बैठ जाओगे, लैपटॉप को बंद करके। आपको लगेगा कि लाइक आप नहीं देख रहे हो तो शायद आपका 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 टेंशन कम होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे गवा रहे हो, वो आप देखो या ना देखो। तो बेसिकली देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूं। और बेसिकली यहाँ से एक और पॉइंट आता है कि कुछ इनिशियल इन्वेस्टर्स को मैंने ये भी देखा कि उनको लेट से इनिशियल जगह में रिस्क भी कम लेना है और कंसंट्रेशन भी करना है, तो वो क्या करते हैं पता है? ये सारे लो ग्रोथ कंपनीज के गोदी में जाके बैठ जाते हैं। यही सब एचडीएफसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अगर ये सब लो ग्रोथ कंपनीज में भी कंसंट्रेशन करेगा तो पैसा बनेगा। देखिए सिंपल सी पॉइंट है, अगर आपके पास कोई एक स्टॉक हो, ठीक है, उसके अंडरलाइन जो बिजनेस है अगर उसमें सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, या फिर सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ हो रहा है और लेट से उसके साथ मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। उसमें कंसंट्रेशन करो स्टॉक में या डाइवर्सिफाइड करो, एक स्टॉक खरीदो, 1000 स्टॉक खरीदो, सारे स्टॉक्स खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक में आप पैसा नहीं बनाओगे। मतलब क्या है कि जब तक उस कंपनी में ग्रोथ का वापसी नहीं होता है वो स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। अब क्या होता है, सिंस एक बिगिनर जब वो स्टॉक मार्केट में आता है उसका तो रिसर्च का भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो उसको क्या समझ में आता है भाई एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब आईटीसी, ये सब में क्या है एटलीस्ट हमें मतलब इनको लग जाता है कि इनमें तो मैं अपना पैसा नहीं गवाऊंगा, तो चलो हर महीने इनमें एसआईपी करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बायस है। मैं ट्विटर में 1-2 हैंडल को देखता हूँ, मतलब मुझे तो एकदम लो आईक्यू लगता है वो लोग जो हर महीने से फॉर एग्जांपल 120
करके एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीद रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या अचीव करना चाह रहा है लाइफ में, ठीक है, कि 100 करके शेयर्स खरीद रहे हैं, किसको क्या दिखा रहा है भाई। द पॉइंट इज के लाइक अगर बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है ना, तो फिर आप एचडीएफसी बैंक अपने पोर्टफोलियो का 100% एलोकेशन करो या 1% एलोकेशन करो, पैसा नहीं बनने वाला है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का लोन बुक का ग्रोथ है 7%, और उनका निम्स और इनका मार्जिन भी घट गया आफ्टर द मर्जर, कहां से पैसा बनेगा। अब हाँ, अब लोग क्या करते हैं ना, मैं एक चीज देखता हूं, ये जो एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्टर्स है, एक दिन अगर स्टॉक गलती से भी 2-3% ऊपर चला जाता है तो ढिंडोरा पीटता है ट्विटर में। दैट जस्ट शोज के लाइक उनका इनएक्सपीरियंस और इनमेच्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब देखो बात कहां पे आता है, अब यहाँ पे आपको करनी क्या होता है, लॉजिकली सोचो, ठीक है। अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए है तो पहला पॉइंट तो ये कि कंसंट्रेशन वाला कीड़ा दिमाग से हटाओ। आपको ये देखना है, जैसे मैंने बोला कि आपको जितना हो सकता है वाइडली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट से फॉर एग्जांपल आपने 10-15 सेक्टर के बारे में पढ़ा और आपको 6-8 अच्छे मौका मिले, तो आपको 7-8 अच्छे मौके में ही पैसा डालो, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे डाइवर्सिफिकेशन, बट कैसे डाइवर्सिफिकेशन, सोचो आपको ऐसे 8 से 10 कंपनी, चलो 10 कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे 10 कंपनी मिला जो आज लेट से 30% से 40% के रेंज में अपने सेल्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे मुझे कि हाँ भाई, कि मैंने अगर 10 क्यों लिया, उसमें से तो मैं एक को ले सकता हूं, मतलब यहाँ पे द गेम इज दिस। लोग मुझे भी आके बोलते हैं कि अगर मुझे 30% का ग्रोथ इंजन मिलता है 10, तो मैं एक या दो के साथ क्यों नहीं खेल सकता हूं, मुझे 10 क्यों लेना है। मैं आपको रीजन बताता हूं, ए क्योंकि दुनिया बदलते रहता है, बी इनमें से कोई भी कंपनी आप चला नहीं रहे हो। लेट से आज अगर मैंने 10 में से 10 को उठाया, आपने क्या किया, 8 छोड़ दिया और 2 लिया, इसका मतलब क्या है, मेरा यहाँ पे लक का सरफेस एरिया आपसे ज्यादा है। मतलब क्या, सोचो कल अगर मुझे ये भी पता है कि कल ये 10 में से 5 से 7 नाम ऐसे होगा जिनका ग्रोथ रेट घट जाएगा, मतलब क्या, वो मेरे पोर्टफोलियो से वैसे ही निकलने वाला है, लेकिन 2 या 3 ऐसे नाम होगा जो ये ग्रोथ का मोमेंटम रखेगा अगले 2-3-4-5 साल में। मतलब क्या, ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2-3-4-5 इयर्स, बाकी से धीरे धीरे करके मैं ये 2-3 नाम में ऐड करता जाऊंगा, राइट। और अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बनता जाएगा जब मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचूंगा नहीं। ऑन द अदर साइड आपने क्या किया, आपने 8 मौके छोड़ दिया और आपने 2 मौके को लेकर रख दिया। अब क्या है, आगे जाके ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों प्लेयर आपका आगे जाके लेट से फॉर एग्जांपल उनमें ग्रोथ चली जाती है, तो मतलब क्या, दोनों स्टॉक ही नीचे और आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म, काहे का अल्फा और काहे का बड़ा मनी, गॉट इट। फिर आपका तो कैपिटल प्रोटेक्शन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। सो मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना आपका अपॉर्चुनिटी सेट बढ़ेगा और उतना आपको अल्फा जनरेशन का भी मौका मिलेगा। अब एक और पॉइंट सोचो, मेरे पास अब 10 कंपनियां हैं जो लेट से 30% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट से मुझे 11वां वाला कंपनी मिलता है जो लेट से अपने सेल्स को डबल कर रहा है, मतलब 100% से ग्रो कर रहा है, और उनका मैनेजमेंट कौन कौन ने बोला कि हम लोग तो 100% से अगले 2-3 साल आराम से ग्रो करेंगे, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अच्छा है, हमारा एक ब्रांड बन गया है और हमारे बेस भी बहुत छोटा है। सो 100% से ग्रो करना 3-4 साल के लिए बड़ी बात नहीं है, और लेट से कंपनी एग्जीक्यूट भी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकली सोचो, मेरे 10 कंपनीज था पोर्टफोलियो में जिसमें एवरेज सेल्स ग्रोथ था 30%। आपने समझा मैं 10 क्यों लिया, बिकॉज टू इंक्रीज माई लक सरफेस एरिया, ठीक है, राइट। बिकॉज वो 10 में 2 या 3 या 5 मुझे पता नहीं, लेकिन 10 में 10 नहीं चलेगा, गॉट इट। सो जितना ज्यादा हो उतना सही है। अब जब 10 में मैं ये 11वां वाला ऐड किया, डू यू थिंक, लॉजिकली सोचो, डू यू थिंक जो ये 100% सेल्स ग्रोथ वाला कंपनी को ऐड करने के बाद, डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ माई पोर्टफोलियो वेंट अप और वेंट डाउन? इट वेंट अप। क्यों इट वेंट अप? बिकॉज तुम्हारा जो एवरेज पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो 30% था, 11वां वाला कंपनी आने के बाद अभी वो 30 के ऊपर चला गया ना, बिकॉज दैट 11th कंपनी इज ग्रोइंग सेल्स एट 100%। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब, तुमने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा के अपने पोर्टफोलियो का क्वालिटी को भी बेटर किया। एंड व्हाट डू आई मीन बाय क्वालिटी इन द स्टॉक मार्केट? ग्रोथ रेट। बिकॉज अगर तुम्हारा ग्रोथ रेट नहीं है पोर्टफोलियो में ना, तो फिर तुम्हारा क्वालिटी का कोई सेंस नहीं है। नाउ ये जो मैंने लॉजिक बताया, ठीक है, इस तरीके से आप जितना हो सकता है नाम को ऐड करो टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे इसमें से बहुत ऐसे कंपनीज होगा जो 30% में जो आज ग्रो कर रहा है, कल लेट से 15% से ग्रो करने लग गया, 10% से ग्रो करने लग गया, मैनेजमेंट गाइडेंस घटा दिया, तो अब देखोगे ऑटोमेटिकली उनका स्टॉक भी चलना बंद होता है। और उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप देखोगे कि कोई मैनेजमेंट गाइडेंस घटाया, ये तो मैं पिछले 1.5 साल से सबको सिखा रहा हूं कि जब कोई गाइडेंस घटाता है, जब कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, फिर आपको उस स्टॉक को पनिश करनी है। पनिश मतलब उसका एलोकेशन काटना है,
और आपको वहां पे ऐड करना है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो गाइड किया था उससे भी बढ़िया एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है खेल? तो बेसिकली क्या हो रहा है, 10 से 11 से 12 से 13 से 14, आज मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 21 के आसपास नाम होगा, 21 नेम्स, एंड आई कैन टेल यू द लास्ट टू कंपनीज दैट आई एडेड इन माय पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग सेल्स बिटवीन 70 एंड 80%। ठीक है, और उनका मैनेजमेंट का गाइडेंस में भी वही है कि अपना मार्जिन भी एक्सपैंड करेगा और यही पेस से वो अगले 2-3 साल ग्रो कर पाएगा। नाउ हियर इज द थिंग, इससे पहले मेरा 19 नाम था, 19 नेम्स था। मैंने चेक करके देखा था Q2 ओवर Q2 या H1 ओवर H1 के बाद मेरा जो वेटेड एवरेज जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है इन द एंटायर 19 नेम्स वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 28 और 32% के बीच में आ रहा था। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैंने उसके बाद से मैंने क्या किया, 70% वाले इंजन को ऐड कर दिया, मतलब क्या, द 20th नेम एंड द 21st नेम एक्चुअली इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। लेकिन बाहर के जो सिर्फ ये किताब पढ़ के कोई एक इनएक्सपीरियंस बंदे को बोलो तो वो क्या बोलेगा, 21 नाम है, डाइवर्सिफाइड, ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम कहां पे होता है। जो बंदा पढ़ता लिखता नहीं है, जो जिसको आइडिया ही नहीं है कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, और जो लेट्स से HUL और HDFC और ITC और मैरिको ये सब लेके पोर्टफोलियो में रखा है, उसका प्रॉब्लम है डाइवर्सिफिकेशन का। बिकॉज देखो बात वही है, लुक एट अ बिजनेस लाइक नेस्ले, लुक एट अ बिजनेस लाइक डाबर एंड मैरिको, लुक एट अ बिजनेस लाइक HDFC, दे आर ऑल ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट। अब भाई तुम अपने पोर्टफोलियो में डाबर के साथ मैरिको और नेस्ले ऐड करो कि HDFC ऐड करो, जिलेट डाल दो, बात वही के वही रहता है, पैसा नहीं बनेगा। बिकॉज तुम्हारा जो EPS का ग्रोथ है या सेल्स का जो ग्रोथ है तुम्हारे ये वाले पोर्टफोलियो में विद नेस्ले एंड ITC एंड ऑल दैट, तुम्हारा तो सेल्स ग्रोथ 10% भी नहीं है ऑन एन एवरेज बेसिस। जबकि मेरे पोर्टफोलियो में मेरा नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, बट द इंक्रीमेंटल जो स्टॉक्स ऐड हो रहा है वो मेरे पोर्टफोलियो के क्वालिटी को बढ़ा रहा है। गॉट इट? सो बेसिकली देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, लेकिन आई गेस सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सवाल मुझे ये भी आता है, मैंने भी खुद ये ऐसे बायस से गुजरा हूं पहले 3-4 साल इन माय इन्वेस्टिंग करियर, वो सब बैक इन 2014, 15, 16 के टाइम पे। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक लॉजिकली सोचो, जो मैंने क्या बोला, जो कंपनी अच्छे से और अच्छा करता जाएगा राइट इन द कमिंग क्वार्टर्स, ठीक है, उसमें आप वैसे ही पैसे डालते रहोगे। पैसे कहां से आएगा बोलो? आइदर आप बाहर से पैसे डालोगे, इंक्रीमेंटल कैश लाओगे उस स्टॉक में, या फिर से फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो में कुछ नाम ऐसे यू आएगा, जैसे मैं ये पहले भी बोला हूं कि अब कभी भी आपका पोर्टफोलियो में कोई ना कोई कंपनी निकल जाएगा बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। तो मतलब निकल जाएगा मतलब क्या, उसको पनिश करना है, जल्दी से उसको बेचना है, तो वो कैश भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मतलब आज मेरे पोर्टफोलियो का जो टॉप 4 या 5 नाम है ना, वो मैं पिछले 5-6 साल से बना रहा हूं। समझ में आ रहा है खेल क्या है? मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जब मैंने पहले बार लिया था वो मेरे उस टाइम के पोर्टफोलियो में एक लोअर एलोकेशन था, एंड आई केप्ट ऑन एडिंग बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे एक्टिव इन्वेस्टिंग जो मैं अपने सामने अपकमिंग जो वर्कशॉप है मैं उसमें तो यही सिखाने वाला हूं कि हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में कोई कंपनी का क्या एलोकेशन होगा वो आप और मैं डिसाइड नहीं करने वाला, वो कंपनी डिसाइड करने वाला है। गॉट इट? मतलब सोचो आगे जाके आपने जिस कंपनी का लेट से आज 2-3% का एलोकेशन है, आगे जाके आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ा दिया, आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम मतलब से मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 30% से ग्रो करने वाले थे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि हम 50% से ग्रो करेंगे। डिमांड सिनेरियो और बेटर हो गया, सेक्टर में बहुत सारे टेलविंड्स आ गया, तब क्या आप थोड़ी बोलोगे उस स्टॉक से पैसा निकालने का, तब तो आप जोड़ोगे ना उसमें। अब क्या होता है ना, उस टाइम पे स्टॉक भी ऊपर भागता है, अब जोड़ते भी हो, और तो इससे क्या होता है उसका वेट बढ़ता रहता है। गॉट इट? सो योर विनर्स विल कीप ऑन विनिंग, और वो पोर्टफोलियो के ऊपर की तरफ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखोगे जो कंपनी आज अच्छा कर रहे हैं ना, कल कोई भी रीजन की वजह से कल उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, गाइडेंस घट सकता है, तो उसका एलोकेशन घटेगा। मतलब अगर आपने बेचा भी नहीं कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक का, वैसे भी वो स्टॉक चलने वाला तो है नहीं, तो उसका एलोकेशन टू योर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू वैसे भी घटने वाला है, राइट? सो हियर इज व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि लाइक वी डोंट गेट टू डिसाइड ऑन डे वन। कोई भी बिगिनर जब आता है ना, उसको 10 लाख रुपए में जितने मौके मिलते हैं सब में डालना चाहिए। उसको अगर 30 मौके मिलता है तो 30 स्टॉक्स में पैसा डाल दो। डोंट लुक एट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये जो 30 नाम है 20 नाम है ना, इसमें क्या होगा, जैसे मैं बताया, तुमने अगर 30 या 20 नाम पकड़ा तो आई एम प्रीटी श्योर उसमें 10-15 सेक्टर होगा, तो वो कंपनी के साथ तुमको उनके पीयर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। हर कंपनी हर सेक्टर हर क्वार्टर में तुमको P2P एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इसमें से तुम देखोगे बहुत सारे कंपनी जिसमें तुमने आज 30,000 50,000 डाले थे, क्या पता आगे 3 साल जाने के बाद तुम देखोगे कि उसी स्टॉक का पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा 5 लाख 10 लाख।
कैसे हुआ? बिकॉज वही कंपनी अच्छा किया और आपने उसमें और डालता गया और वो स्टॉक ऑफ कोर्स, बिकॉज अच्छे कंपनी का स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई में लेना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका स्टॉक भी ऊपर जाएगा और आप और भी उसमें उसमें रिवॉर्ड करोगे। लेकिन 3-4 साल के बाद देखोगे, आपने ये जो आज का 30 कंपनी लिया वर्सेस 3 साल बाद का जो लेट्स से अगर उस दिन अगर 15 नाम होता है, आप देखोगे पोर्टफोलियो का हुलिया ही बदल गया है। दोस कंपनीज जिसको आप बेच ही नहीं पाओगे। कैसे बेच नहीं पाओगे? बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मतलब इतना अच्छा करता है ना, हर क्वार्टर वाई लेवल पे सेक्टर में बाकी से बेटर किए ही जाते हैं, मार्केट शेयर पे मार्केट शेयर कैप्चर किए जा रहे हैं, आरओई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या, आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हो। तो जब आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, तब भी आप जाके उसको आप ऐड करोगे। यही तो रिजेक्शन माइंडसेट है जो हम अपने वो सामने वाले वर्कशॉप में बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। ठीक है, सो वो आप वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन बाय द वे खोल गया है, तो आप रजिस्टर कर लेना। सीट्स तो लिमिटेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वो आप कर लेना। ठीक है, 2 दिन का लाइव वर्कशॉप है जैन 11th एंड 12th को, बहुत मजा आएगा। और यही चीज पे हम फोकस करने वाले हैं कि रिजेक्शन माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए, हाउ टू बिल्ड अ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन थिंकिंग मैं इस स्टॉक को तो 10% एलोकेशन करूंगा या इस स्टॉक को तो मैं 30% एलोकेशन करूंगा। तो आई गेस देखिए, ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, प्लस ये बहुत बिहेवियरल टॉपिक भी है ना। ऐसा नहीं कि इट्स साइंस, इट्स नॉट एब्सोल्यूट साइंस। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सेंस बनाना पड़ेगा कि एक छोटी कंपनी के साथ आपको बड़ा बनना है, करेक्ट। लेकिन हर छोटी कंपनी जो अच्छा कर रहे हैं वो बड़ा नहीं बनेगा, गॉट इट। तो कौन अच्छा बनेगा कौन अच्छा नहीं बनेगा, ये आपको मेरे को किसी को नहीं पता। ठीक है, मतलब आज कोई कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस देख के आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो कि अगले 5 साल भी अच्छा करेगा। और जो कंपनी लेट से आज खराब कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको ट्रैक करना छोड़ दो, क्या पता उसमें वापसी आ जाए। हमने तो कितने कंपनीज को देखते हैं ना जो लॉस से प्रॉफिट में आता है, राइट, और उसका टर्न अराउंड हो जाता है। लेट से किसी का नया मैनेजमेंट आ जाता है, उसको उसको पैसा फंडिंग मिल जाता है, नजरिया बदल जाता है बिजनेस का। और कितने अच्छे बिजनेसेस है जिसमें ग्रोथ चली जाती है और एकदम वो बुरे टाइप का बिजनेस हो जाता है। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, हम किसी को नहीं पता कि दुनिया किस तरफ जाने वाला है। हमारा एक ही चीज है कि हमको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, एकदम मतलब बर्ड्स आई व्यू रखना पड़ेगा पूरे सेक्टर में, सारे कंपनीज में, और देखना पड़ेगा किस तरीके किस किस दिशा में ये खेल जा रहा है, और उसी तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ानी है, राइट, मतलब बनानी है, मतलब वही वाला पॉइंट है। तो इसमें घूम फिर के अल्टीमेटली बात यही है कि एक बिगिनर का मेरा मेरा एक ही बेसिक यहाँ पे एक सजेशन है कि प्लीज डोंट गो फॉर दोस जेनेरिक चीजें को दिमाग में रख के उसको अप्लाई करने। अब बिकॉज आप अप्लाई करके भी देखो, अप्लाई एप्लीकेशन होगा भी नहीं। बिकॉज अगर आपने 2 स्टॉक में 5-5 लाख रुपए डाल दिया ना, 2 दिन बाद आप एंग्जाइटी में आप टेंशन में बाजार से निकल जाओगे। द पॉइंट आई एम सेइंग के लाइक जेनेरिक जो लर्निंग हमको मिलता है ना मीडिया से या जेनेरिक कोई किताब लिखने वाले से, राइट, वो उससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कोई कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स का सीमेंट बैठ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है ना, हम उससे उभर के निकल नहीं आ पाते, बिकॉज हमें लगता है टीवी में एक बंदे ने बोल दिया तो अब उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन उसके खिलाफ का बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होती है, वरना मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता। जनरल वॉरेन बफे का कोर्स बोलने के लिए तो हजारों लोग हैं, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो एक्चुअली आप बाजार में यूज करके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जब कोई कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होती है तब उसको आपको 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 पनिश करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं ट्विटर में जो क्या करते हैं ना, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब से और खराब हो रहा है और वो और खरीदते जाते हैं नीचे। मुझे समझ नहीं आता, जब किसी का मैनेजमेंट ही रो रहा है तो इन्वेस्टर को कहां से बाहर बैठे कॉन्फिडेंस मिलता है। एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ईगो है। बिकॉज उसको लगता है कि आगे जाके मैं अगर बोलूं कि मैं इस स्टॉक को बेच रहा हूं तो लोग मेरे को बोलेगा कि तूने साला गलती क्यों किया। ये प्रॉब्लम उन्हीं का होता है ना जो लेट से कहानी बनाता है एक स्टॉक से पहले। ठीक है, जो कहानी बेचता है, स्टॉक्स को नहीं बेच रहा है, वो कहानी बेच रहा है। अब प्रॉब्लम यही होता है ना, जब भी कोई स्टॉक का पास्ट के बारे में इतना ग्लोरीफाई करोगे, इसका क्या मतलब, आगे जाके उस कंपनी में प्रॉब्लम आएगा तो आप उसी ऑडियंस को जाके ये नहीं बोल पाओगे मैं उसको बेचूंगा। तब क्या, आपको उसको जकड़ के रखना है, लॉस पे लॉस खाना है, गाली गलौज खाना है, लेकिन उसी के साथ आपको मरना है। ठीक है, मतलब इतना ईगो है कि कोई अपना मिस्टेक्स भी, और देखो ये मिस्टेक की बात नहीं है, मतलब आज अगर कोई कंपनी 30% से ग्रो कर रहा है तो मैं उसको खुशी खुशी लूंगा, लेकिन कल अगर उसमें ग्रोथ गायब हो जाता है तो मैं उसको, मुझे तो बेचने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि देखो दूसरे कितने सारे जगह है ना, जगह होगा उस दिन जिसमें ग्रोथ रहेगा। तो मेरे को अगर अल्फा जनरेट करना है मार्केट में तो मुझे तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करनी है, तो यहां से काट के मुझे कहीं और जानी है, राइट। लेकिन वही पॉइंट है ना कि लाइक ये सब स्टोरी टेलिंग पे लोग बिलीव करता है। ये सारे कंपनीज मैंने देखा
जो पिछले 4 साल 6 साल से कोई रिटर्न नहीं बना रहे, लेकिन वही है, जब भी कोई आके बोलता है कि रिटर्न नहीं बनाता और मैं बोलता हूँ कि तूने काटा क्यों नहीं इतने दिन में, बोलता है कि 1990 में कंपनी ने वो किया, 2000 में ये किया। अब देखो मार्केट आगे का देखता है, फ्यूचर का देखता है, पास्ट का नहीं देखता है। सो एनी विच वे आई गेस आपको समझ में आया। और जो ये डाइवर्सिफिकेशन वाला बात बोला कि लाइक हाउ डिड आई ऐड दोस लास्ट 2 कंपनीज ओवर 19 कंपनीज, आपने देखा मैंने अगर उसमें आईटीसी और एचडीएफसी ऐड कर देता तो मेरा जो पोर्टफोलियो का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 30%, वो कम हो जाता ना, राइट। लेकिन मैंने जो 2 नाम ऐड किया वो 70 80 100% से ग्रो कर रहा है। सो बेसिकली वही वाला पॉइंट है, आपको जितना ज्यादा नाम मिलेगा उतना ज्यादा नाम को ऐड करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ग्रोथ रेट फॉर एनी वन पर्टिकुलर नेम, ठीक है। सो हाई परफॉर्मर सबको चाहिए हर सेक्टर में, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको मौका मिलेगा और उतना आपका लक सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये जानना भी बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज जितने नाम के साथ आज आप खेल रहे हो ना, मतलब देयर आर 20-25 लेट्स से कार्स, सुपर स्पीडिंग कार्स, इसमें आप पकड़ लो आगे जाके देयर विल बी कार्स जिसमें इधर उधर का एक्सीडेंट होगा, उसको आप जल्दी से काट के निकाल दोगे। लेकिन इनमें से 3 4 5 गाड़ी, मतलब अगर मैं 25 कार्स भी लेता हूं, उसमें से आगे मैं 5 गाड़ी भी बोलता हूं, मतलब 20% का हिट रेट, 5/25 इज 20%, है ना। 20% का भी हिट रेट होता है ना, ये जो 5 गाड़ी है, जो अगले 3 4 5 साल खेल जाता है ना, आपका स्टॉक 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो जाता है। और यही से आपका 10x 50x बनता है। 10x और 50x ऐसा नहीं बनता है कि कोई भी स्टॉक को इन हाइंडसाइट देख के सोचो कि भाई अगर मैंने बजाज फाइनेंस 2011 में ले लिया तो भाई आज तो मेरे पास 1 लाख की जगह मेरे पास 2 करोड़ होता। तो वो सब टाइम वेस्ट का चीज है, और जो आपको ये सब चीजें बता रहे वो मतलब उनको कुछ आता बता है नहीं। सो एनी विच वे, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एंड आई होप आपको समझ में आया। ये अगर आप बिगिनर हो तो आपका इक्विटी रिसर्च पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढने का वो जो चीजें है उस पे फोकस करो। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने वर्कशॉप में यही तो मेरा काम है कि मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं ना कि वो वर्कशॉप के बाद ना यू विल गेट दैट स्किल सेट टू बी अ गुड स्टॉक पिकर। मतलब कहां से पैसा आपको डालनी है और कहां से पैसा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जल्दी डिसीजन भी लेना पड़ता है मार्केट में, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें एक साथ देखना पड़ता है, और ये सब कुछ आपका दिमागी खेल है। जो एक्सेल शीट यूज करता है ना वो एक्चुअली इन्वेस्टर नहीं है, वो एक पोपट है, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है शेयर बाजार में। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉजिकली एक अच्छा कैपिटल एलोकेटर बनना पड़ेगा ना, तो आप मेरे वर्कशॉप में आ जाओ और मैं आपको पूरे प्रोसेस में दिखाऊंगा यूजिंग आई थिंक 30 सेक्टर्स एंड 500+ कंपनीज। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि लाइक मैं सिर्फ बोल रहे हो कि मेरे वर्कशॉप से, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप भी बैठ के इन्वेस्टर पीपीटी एंड कॉन कॉल्स पढ़ना चालू करो, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, ठीक है, रादर देन लिसनिंग टू द थर्ड पार्टी। मैं तो ये बोलता हूँ कि कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ओवर रीडिंग जेनेरिक बुक्स, जहां पे ये सिर्फ वॉरेन बफे का कोट्स बोले जाता है। एक्शनेबल आइटम्स पे फोकस करो, ठीक है, और आपका जो भी ये पोर्टफोलियो है आज ना, उसको देखो कि क्या ये सब बायसेस से आप जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन टू मी ऑन द कमेंट सेक्शन, I will reach back to you. Thank you.